नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम मानव बस्तियों के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में जो जो सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से उसकी मैंने पूरी तरह से व्याख्या कर दी है। इस चैप्टर में मैं आपको इस वीडियो के पार्ट में मैं आपको नगरीय बस्तियों के बारे में सारी जानकारी दूंगा। उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इसके तीसरा पार्ट जो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसमें मैंने बताए हैं कि किस प्रकार से जो ग्रामीण बस्तियां हैं और नगरीय बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो दोनों की समस्याएं की तुलना की है और दोनों की समस्याओं के बारे में एक विवरण दिया है। मैं इससे शुरू करता हूं और अब मैंने आपको जैसा बता दिया कि यह नगरीय बस्ती के लिए वीडियो है। तो अगर हम नगरीय बस्तियों के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि इसका विकास हुआ कैसे। आपको पता है कि आदिम समय में या आदि मानव काल के समय में जो सारी जो जो बस्तियां हुई जाए या जो सभ्यताएं थी वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ग्रामीण है। या ग्रामीण का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर उनके कार्य आप देखेंगे तो वो एक एग्रीकल्चर कर रहे थे या प्राकृतिक रूप से जो कार्य थे वो कर रहे थे। नगरीय बस्तियां अलग होती हैं। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक कार्य किए जाते हैं, गैर कृषि कार्य किए जाते हैं अधिकतर लोगों के द्वारा। नगरीय बस्तियों का कैसे विकास होता है इस पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि प्रथम नगरीय बस्ती जो जिसे कहा गया या प्रथम नगर जिसे आप कह सकते हैं, हालांकि जो सभ्यताएं थी हमारी उन्हें भी आप नगर कह सकते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से और बाकी सारे मानकों को अगर आप ध्यान दें, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो अलग अलग जो हैं, तो आप देखेंगे कि 1810 में आप पाएंगे कि सन 1810 में लंदन की जो जनसंख्या है वो 10 लाख हो गई। तो इसीलिए इसे जो है दुनिया का ये पहला जो है शहर था जिसकी जनसंख्या 10 लाख पार की थी। तो लंदन को हम प्रथम नगरीय बस्ती के रूप में देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 1982 आते आते 1982 के आसपास आते आते या यूं कहो कि सन 2000 आते आते 20वीं शताब्दी के बीते बीते हुए समय तक आप पाएंगे कि दुनिया में लगभग 175 दुनिया में लगभग आपको 175 नगर ऐसे मिल जाएंगे जहां की जनसंख्या, ऐसे नगर आपको मिलेंगे जहां की जनसंख्या लगभग 10 लाख है या उससे अधिक है। अब ये आप देखें कि और थोड़ा सा अगर आप डेटा की तरफ जाएं और आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। मैं आपको ये डेटा जो है आपके पेज नंबर 96 से बता रहा हूं। अब देखिए कि दुनिया में सन 1800 में दुनिया की केवल 3% आबादी ही शहरों में रह रही थी। ये मैं शहरों के शहर में रहने वाली आबादी की बता रहा हूँ, शहर की आबादी की। इसके बाद आप देखेंगे कि 1900 के आते आते दुनिया की लगभग 14% आबादी जो है वो शहर में रह रही थी और बाकी की जो 86% आबादी है वो गांव में रह रही थी। दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की। सन 2000 आते आते यानी कि लगभग 1800 के बाद 200 साल बाद यानी कि सन 2000 आते आते 2001 में दुनिया की 48% आबादी जो है शहरों में रह रही है। दुनिया की यानी कि लगभग आधी आबादी, दुनिया की लगभग आधी आबादी शहरों में रह रही है आज की डेट में। अगर आप भारत के संदर्भ में से जानकारी को प्राप्त करें कि भारत में कितनी आबादी जो है शहरों में रह रही है तो ये प्रतिशत 30 और 70 का है। यानी कि 30% लोग हमारे नगर में रह रहे हैं, ये मोटा मोटा आंकड़ा है और 70% हमारे ग्राम में रह रहे हैं। ये आपको आइडिया मिल जाएगा भारत के संदर्भ में। अब नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण पे अगर हम ध्यान दें, नगरीय बस्तियों को बांटा किस तरह से जाता है या नगरीय बस्तियों को हम कैसे पाते हैं कि ये एक नगरीय बस्ती है, तो उसके कई सारे आधार हैं। हम कैसे कहते हैं कि कोई बस्ती नगरीय बस्ती है, तो उसके कई सारे आधार हैं। एक जनसंख्या उसका आधार हो सकता है, जनसंख्या का आकार एक वो बेस हो सकता है जिसपे हम कहें कि भाई ये जो क्षेत्र है ये जनसंख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो क्षेत्र है ये नगरीय बस्ती है। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग मानक तय किया गया है, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड तय किया गया है। अलग अलग जो है जनसंख्या का जो स्टैंडर्ड है वो तय किया गया है कि मिनिमम इतनी अगर जनसंख्या है तो हाँ ये क्षेत्र जो है नगरीय क्षेत्र है। आप पाएंगे कि
ये देखिए, अधिकतर देशों में नगरीय क्षेत्रों, ये क्षेत्र है, क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या को आधार माना गया है। हालांकि ये एक सर्वोत्तम आधार नहीं हो सकता, लेकिन जनसंख्या को आधार माना गया है कई देशों में, लगभग सभी देशों में। नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने के लिए जो जनसंख्या की जो सीमा है वो कम से कम, क्या सीमा है, कोलंबिया में 1500, यदि 1500 व्यक्तियों की संख्या है किसी क्षेत्र में या उससे ज्यादा है तो उसे नगरीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, नगरीय बस्ती घोषित कर देते हैं। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2500 है, अगर 2500 की जनसंख्या है किसी क्षेत्र की तो उस क्षेत्र को नगरीय बस्ती घोषित कर देते हैं। भारत में ये जो लिमिट है वो 5000 की है, अगर 5000 से अधिक जनसंख्या है तो उसे नगरीय बस्ती घोषित किया जाता है। और भी बहुत सारे मानक हैं, साथ साथ में और भी बहुत सारे मानक हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आबादी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। और जापान में अगर आप देखेंगे तो यही जो आंकड़ा है वो 30,000 पे है, यानी कि अगर 30,000 से अधिक जनसंख्या है तो ही उस क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाता है। मतलब अच्छा, ये ऐसा क्यों है अलग अलग? क्योंकि हर देश की जो आबादी है वो अलग अलग है, हर देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो अलग अलग है, इस लिहाज से जो है हर देशों में ये आंकड़ा भी आपको अलग अलग नजर आएगा। ये पहला आधार हो सकता है, ये पहला आधार हो सकता है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण को देखते हुए कि नगरीय बस्तियां कौन सी होती है। एक दूसरा हो सकता है व्यवसायिक संरचना, यानी कि काम के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई ये क्षेत्र जो है नगरीय क्षेत्र है। कैसे? बहुत सिंपल है, जिस क्षेत्र में ज्यादातर लोग गैर कृषि कार्य करेंगे, गैर कृषि कार्य का मतलब है कृषि के अलावा अगर कोई और कार्य कर रहे हैं ज्यादातर लोग, तो वो नगरीय क्षेत्र है। इटली में यह आंकड़ा 50% पे है कि अगर 50% लोग गैर कृषि कार्य कर रहे हैं, चाहे वो, इसका मतलब उद्योग में काम कर रहे होंगे, वो बैंकों में काम कर रहे होंगे, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, वो टीचिंग कर सकते हैं, वो प्रोफेशन कोई चुन सकते हैं। अगर 50% लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, कृषि को छोड़ के अगर कार्य कर रहे हैं, खेती को छोड़ के अगर कार्य कर रहे हैं 50% लोग, तो इटली में उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र मान लिया जाता है। भारत में यह आंकड़ा 75% पे है। अगर भारत में किसी क्षेत्र के अंदर 75% लोग गैर कृषि कार्य कर रहे हैं, गैर कृषि कार्य का मतलब है कृषि को छोड़कर बाकी कार्य कर रहे हैं 75% लोग किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कह देते हैं या नगरीय बस्ती मानते हैं। तो एक तो यह आधार हो सकता है नगरीय घोषित करने का, ठीक है। इसके अलावा जो हो सकता है आधार नगरीय क्षेत्र घोषित या नगरीय क्षेत्र कहलाने का, वो हो सकता है प्रशासन। यदि किसी क्षेत्र में प्रशासन का कार्य किया जा रहा है, आपका चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट ऑफिस हो या पटवारी का ऑफिस हो, ऐसा जहाँ पे प्रशासन के कार्य किए जाते हैं, या आप देख सकते हैं कि दुनिया में जो देशों की राजधानी होती है, कोर्ट वहाँ होते हैं, सारे कार्यालय वहाँ होते हैं, है ना, सारा प्रशासनिक ढांचा वहाँ होता है, संसद भवन वहाँ होता है, राष्ट्रपति भवन वहाँ होता है, वहीं जो है सारे मिनिस्ट्रीज होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को, वो राज्यों में भी हो सकते हैं, वो एक देश की राजधानी भी हो सकती है, वो राज्यों में भी हो सकते हैं, वो एक जिला का मुख्यालय भी हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। कुछ देशों में किसी भी बस्ती को नगरीय बस्ती तब कहा जाता है यदि वहां पे प्रशासनिक ढांचा मौजूद हो। भारत में उन सभी क्षेत्रों को नगरीय बस्ती माना जाता है जहां नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड हो, यानी जो सेनाओं के क्षेत्र होते हैं, कैंट जिसे आप कहते हैं, जैसे दिल्ली कैंट हो गया या अंबाला कैंट हो गया, या फिर वो अधिसूचित क्षेत्र समिति हो, यानी कि जिसको शेड्यूल किया गया हो विकास करने के लिए। यही व्यवस्था ब्राजील में और बोलिविया में भी है कि वहां पे भी अगर नगर पालिका है या कोई प्रशासनिक ढांचा है, यदि ब्राजील और बोलिविया में भी उन्हें नगरीय क्षेत्र माना जाता है। तो 3 आधार हो गए, इस आधार पे हम बांट सकते हैं। तीसरा है, चौथा एक और आधार हो सकता है जिसे आप कह सकते हैं कि इस आधार पे भी नगरीय क्षेत्र को बताया जाता है। अब आपको पता होगा नगरीय केंद्र जो है उनके स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कोई नगरीय सामरिक नगर है। सामरिक नगर मतलब, सामरिक नगर का मतलब है जो डिफेंस एक क्षेत्र होता है, डिफेंस के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, चाहे वो आप कोई अंबाला का एयरबेस हो सकता है, पठानकोट एयरबेस हो सकता है ना, इस प्रकार के जो ये क्षेत्र होते हैं इनको भी नगरीय बस्तियों में इंक्लूड किया जाता है। हालांकि तो लेकिन नगरीय ये सामरिक नगर कहाँ बसाए जाते हैं? वहां बसाए जाएंगे जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा हो, जहाँ पे, यानी कि जहाँ पे दुश्मनों का आना और दुश्मनों का पहुंचना मुश्किल हो, तो ऐसे क्षेत्र में उनकी स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए। इसी प्रकार से खनिज नगर जो होते हैं, तो खनिज नगर कहाँ होंगे? वहीं होंगे जहाँ खनिज पाए जाते होंगे।
आप दिल्ली में तो खनिज नगर बसा नहीं सकते, नहीं बसा सकते ना, क्यों? क्योंकि खनिज नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ जैसे धनबाद हो गया, तो बाकी जो झारखंड के इलाके हैं वहाँ खनिज नगर होते हैं या औद्योगिक नगर होते हैं। तो औद्योगिक नगर वहाँ होंगे जहाँ उद्योग होंगे, उद्योग वहाँ होंगे जहाँ कच्चा माल होगा, जहाँ ऊर्जा आसानी से मिल जाएगी। तो इन स्थितियों के अनुसार भी नगर होते हैं और आप इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो औद्योगिक नगर हो सकता है कोई, जैसे आप नोएडा को औद्योगिक नगर कह सकते हैं ना, कंपनी यहाँ पे है। आप अहमदाबाद को औद्योगिक नगर कह सकते हैं, आप सूरत को औद्योगिक नगर कह सकते हैं, आप चेन्नई को औद्योगिक नगर कह सकते हैं, ठीक। और पर्यटन नगर भी होते हैं, कुछ पर्यटन क्षेत्र भी होते हैं, जहाँ जैसे कि आप बनारस को, वैसे मैं बनारस तो हमारा एक धार्मिक स्थल है, लेकिन वो पर्यटन स्थल भी है, तो पर्यटन नगर भी हो सकता है वो, ठीक। तो स्थिति के आधार पे जो है अब नगरों को बांटा भी जा सकता है। अब नगर जो है वो कार्य के आधार पे, जैसे कि मैं अब इस सारे में तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस आधार पे बांटते हैं। तो नगर के जो क्षेत्र होते हैं उनके कार्य के आधार पे भी उनको बांटा जाता है। ये आपको बता ही दिया है कि वहाँ पे अधिकतर लोगों द्वारा किया गया जाने वाला कार्य, उस आधार पे भी आप नगर को बांट सकते हैं। जैसे प्रशासनिक नगर मैंने आपको बता दिया कि देश की राजधानी और राज्यों की राजधानी जहाँ पे सरकार का सारा प्रशासनिक कार्यालय होता है वो प्रशासनिक नगर होते हैं, क्योंकि वहाँ सारा काम जो है, ज़्यादातर काम जो है प्रशासन से जुड़ा हुआ किया जाता है। जैसे कि दिल्ली हो गया, लंदन हो गया, कैनबेरा हो गया, अदीस अबाबा हो गया। कैनबेरा और अदीस अबाबा जो हैं वो प्लैंड सिटी हैं। आपके किताब में दिया हुआ है, मैंने इसमें चर्चा नहीं की है इसकी, और मुझे लगता है कि उसकी करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ आपको एक पढ़ना है कि किस तरह से उसे डिजाइन किया गया और वहाँ की क्या क्या विशेषता है। दूसरा हो सकता है कार्य के आधार पे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कार्य के आधार पे किस तरह से आप नगरों को बांट सकते हैं। तो प्रशासन, अगर वहाँ पे ज़्यादातर काम कार्य प्रशासन के लिए होता है तो उसे प्रशासनिक नगर, जैसे नई दिल्ली हो गया, दिल्ली नहीं नई दिल्ली। व्यापारिक नगर, तो व्यापारिक नगर कौन से होंगे, जहाँ पे आप कोई कृषि बाजार हो सकता है। कृषि बाजार मतलब एग्रीरियन मार्केट हो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, बहुत सारी मंडियाँ हो वहाँ पे, या कृषि प्रसंस्करण का काम किया जाता हो, है ना। इस प्रकार के जो क्षेत्र को हम पर्यटक नगर के व्यापारिक नगर के अंदर ला सकते हैं। जैसे कि विनिपेग हो सकता है या कंसास हो सकता है। तो इन क्षेत्रों में भी जो है बहुत सारे कृषि बाजार हैं, या वो क्षेत्र जो है बहुत बड़ा जो है एग्रीरियन मार्केट के रूप में है, तो उसे आप व्यापारी, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर कृषि व्यापार किया जाता है। इसके अलावा जो है एक ऐसा भी क्षेत्र होते हैं जो बैंकिंग, जहाँ पर ज़्यादातर काम किया जाता है, जहाँ वित्तीय जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारा मुंबई, आप देखेंगे कि ज़्यादातर बैंकों के जो हेडक्वार्टर हैं या तो वो मुंबई या तो कोलकाता में हैं। ज़्यादातर के तो मुंबई में ही हैं, या फ्रैंकफर्ट हो सकता है। तो इन क्षेत्र, यहाँ पे जो ज़्यादातर व्यापारिक कार्य हो रहा है वो बैंकिंग और वित्तीय के आधार पे हो रहा है ना। आर्थिक, मुंबई को तो भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, तो ये एक व्यापारिक नगर हो गया, ठीक है। इसके अलावा परिवहन केंद्र जहाँ होते हैं बहुत बड़े मात्रा में, जो बहुत सारे क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, है ना। जैसे हमारा मुगल सराय है, मुगल सराय से आपको पता है कि, या हमारा आगरा हो सकता है, या आप लाहौर भी इसमें रख सकते हो, कि वहाँ से हर जगह के लिए आपको परिवहन का सुविधा मिल जाता है। तो ये व्यापारिक नगर होते हैं जहाँ इस तरह के व्यापार किए जाते हैं। तो कार्य कैसा है, व्यापारिक कार्य है या व्यवसायिक कार्य है। तीसरा होता है सांस्कृतिक। अगर आप कार्य के आधार पर देखें तो सांस्कृतिक नगर भी होते हैं। सांस्कृतिक नगर कौन से होंगे, जहाँ पे तीर्थ स्थल हो, जो धार्मिक रूप से जो महत्वपूर्ण हो, जहाँ पे पूजा पाठ या जो मंदिर या मस्जिद या अन्य जो धर्मों के जो तीर्थ स्थल हैं वो हों। तो आप जेरूसलम की बात कर सकते हैं, आप मक्का मदीना की बात कर सकते हैं, भारत में जगन्नाथपुरी है, बनारस है। तो ये सब जो शहर हो गए, ये आपके सांस्कृतिक नगर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके नगरीय क्षेत्र जो है वो कार्य के आधार पर कौन से नगरीय क्षेत्र है, कार्य के आधार पर नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर और सांस्कृतिक नगर, आप इसको लगा सकते हैं। अब नगरीय बस्तियों के प्रकार कौन से हैं, नगरीय बस्तियों के प्रकार। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे 10 में से 8 बार ये बोर्ड में आ ही जाता है। और प्री बोर्ड में या टर्म वाले एग्जाम जो होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं, उनमें भी ये पूछा जाएगा, या जो आपके प्री बोर्ड या मॉक टेस्ट होते हैं पूछा ही जाता है किसी न किसी में, तो ये फंसता ही है। क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार ये आपको पेज नंबर
माफ करिए 100 पे मिलेगा, पेज नंबर 100 पे मिलेगा आपको। नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियों के प्रकार, नगरीय बस्तियों के प्रकार का मतलब क्या है कि कितने प्रकार के नगर होते हैं या कितने प्रकार की नगरीय बस्तियां होती हैं। तो वो जो मैं बता रहा था आपको, ये सब वर्गीकरण है, ये सब जो मैंने आपको बताया है ये स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर है। अब मैं प्रकार बता रहा हूं आपको जो आपको लिखना है। एक सबसे पहले होता है नगर। अब नगर क्या है? नगर वो सबसे छोटा, सबसे सीमित क्षेत्र होता है जहां पर व्यावसायिक कार्य किए जाते हों, थोक व्यापार हो, होलसेल मार्केट्स हों, जहां पर रिटेल मार्केट्स हों, जहां पर छोटा मोटा निर्माण का कार्य होता हो, छोटी मोटी फैक्ट्रियां हों, या कुछ लोकल रूप से कुछ ना कुछ उत्पादित होता हो या कुछ ना कुछ विनिर्मित होता हो। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है हम नगर कहते हैं। वो आपके आसपास का हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो, या गांव के आसपास भी होते हैं ऐसे क्षेत्र, नगर जैसे हम कह सकते हैं। या हर जिले में जो छोटे मोटे नगर होते हैं, ठीक है, जो जैसे हम गांव में अगर आप रह रहे हैं तो आप कहते होंगे कि जहाँ आपको जाना पड़ता होगा, आप जहाँ आप जाते होंगे बिजली का बिल जमा कराने, या जहाँ आप जाते होंगे अपना, जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस होगा, तो वो सारे नगर क्षेत्र में आ जाएंगे जो गांव के आसपास हो सकते हैं। शहर क्या होता है? शहर वो होता है जो बड़ी अग्रणीय स्तर का नगर हो, मतलब कि वहां पे स्पेशलाइज्ड सारी जो है सेवाएं मिलती हों, जहां पर वित्तीय संस्थान हो, यानी कि शहर मतलब जहां पे प्रमुख बैंक्स हों आपके एकदम, जो जहां पे सारा प्रशासन का कार्य किया जाता हो आपका, ये मुख्य होते हैं शहर। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली शहर हो गया, जैसे गाजियाबाद शहर हो गया, या नोएडा शहर हो गया, या गुड़गांव शहर हो गया, या आपके आसपास का कोई बड़ा शहर हो गया, पटना शहर हो गया, तो वहाँ प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यातायात के अच्छे केंद्र होते हैं, जैसे दिल्ली में डीटीसी बस चलती है, पटना में या जो है मुंबई में आपकी बेस्ट चलती है। ये आपके शहर होते हैं जो नगर से ज़्यादा बड़े होते हैं, नगर से ज़्यादा वहाँ सेवाएं उपलब्ध होती हैं। लेविस मैमफोर्ड के अनुसार, अच्छा, लेविस मैमफोर्ड ने जो है इसको कोट करके जो है शहर की बात बताई कि कौन क्या होते हैं शहर। तो शहर वो कहते हैं, वास्तव में शहर वो है जहां उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहकारी जीवन का भौतिक रूप होता है। तो ये जो है आपके जो लेविस मैमफोर्ड हैं वो इस बारे में बताते हैं, उनका कोटेशन है, सहचारी जीवन का एक भौतिक रूप होता है जहाँ पे जटिल कार्य किया जाता है ना, जहाँ बड़े बड़े आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जहाँ अल्ट्रासाउंड आपका आसानी से हो जाएगा, हर प्रकार की सेवाएं मिल जाएंगी। जब इन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, याद रखिए, जब इस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसे मिलियन सिटी कहते हैं। आपको पता है 10 लाख को मिलियन कहते हैं, ठीक। सन नगर क्या होता है? अगला है सन नगर। अब सन नगर मतलब यहाँ पे सन सिटी से है, सन नगर मतलब कई सारे शहरों को मिलाकर जब एक सन नगर बनता है। अब इस शब्द का प्रयोग जो है सन नगर शब्द का प्रयोग 1915 में पहली बार हुआ था। वही पैट्रिक गिडीज ने किया था। पैट्रिक गिडीज ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। वो कहते थे कि जब अलग अलग शहर और नगर मिलकर एक विशाल नगरीय क्षेत्र बनाते हैं तो उसे सन नगर कहते हैं, जैसे कि ग्रेटर लंदन या शिकागो। अगर आप इंडिया के एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या ग्रेटर नोएडा ये क्षेत्र बनता है, ये पूरा सन नगर है। शहर दिल्ली है, लेकिन अगर आप सन नगर की बात करें तो ये जो नोएडा, गुड़गांव, पूरा एनसीआर, गाजियाबाद, ये सब फरीदाबाद, ये सब जो क्षेत्र मिलकर बनता है इसको हम कहते हैं सन नगर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे जो क्षेत्र हैं वो आपस में मिलते हैं, बड़े बड़े शहर आपस में मिलते हैं। तो जैसे ग्रेटर लंदन हो सकता है या फिर शिकागो हो सकता है एग्जाम्पल। और आप इंडिया के अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप दिल्ली, गुड़गांव का क्षेत्र जो है वो देख सकते हैं। चौथा प्रकार है विश्व नगरी। विश्व नगरी, वर्ल्ड सिटी आप कह सकते हैं इसे। ये यूनानी भाषा के शब्द से निकला है जिसे मेगालोपोलिस कहते हैं, मेगालोपोलिस कहते हैं। इसका अर्थ होता है विशाल नगर, एक बड़ा नगर, एक बहुत बड़ा नगर। इस शब्द की भी जो सबसे पहले इस्तेमाल है, विश्व नगरी वाला जो शब्द है, इस शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल है वो सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1957 में हुआ था जीन गॉटमैन के द्वारा। जीन गॉटमैन ने इसका पहली बार इस्तेमाल किया था।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पैट्रिक गिडीज ने 1915 में सन्नगर का इस्तेमाल किया। विश्व नगरी शब्द का इस्तेमाल 1957 में सबसे पहले जीन गॉटमैन ने किया। अगर आप देखें कि ये बहुत बड़े महानगर प्रदेश होते हैं, विश्व नगरी मतलब इससे कई सारे ये नगर सन्नगरों का समूह होता है। अगर आप इस क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो आपको यहाँ बड़े बड़े शहर नजर आएंगे, बड़े बड़े और भी शहर, मतलब काफी सारे शहर एक इकट्ठे नजर आएंगे, या ये एक पूरी पट्टी होती है। अगर विश्व नगरी का मैं आपको भारत से एग्जांपल दूं तो मुंबई हो सकता है इसका एग्जांपल, कि जो मुंबई है, नवी मुंबई है, ठाणे है और पुणे है, ये सब क्षेत्र पूरा मिलके एक विश्व नगरी बनाते हैं। कई सारे यहाँ पे शहर है, ठीक है। अगर आप किताब से एग्जांपल देना चाहते हैं तो क्या लिखा है, एक बड़ा महानगर प्रदेश जो कई सन्नगरों का समूह होता है। जैसे यूएसए में जो आप देखेंगे बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन का जो क्षेत्र है, वो पूरा जो क्षेत्र है, बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन का क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं, वो पूरा जो है आपको विश्व नगरी के इलाके में आता है, उसको विश्व नगरी कहा जाता है, ठीक। आखिरी है मिलियन सिटी। अब ये मिलियन सिटी मैंने आपको पहले बता दिया है, वो शहर जहाँ की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक हो जाए तो उसे उस नगर को मिलियन सिटी कहते हैं। सबसे पहले मिलियन सिटी बनने वाला जो शहर था वो 1800 में लंदन को पहला मिलियन सिटी कहा गया। मैंने आपको बताया कि 1810 में लंदन की जो जनसंख्या वो 10 लाख को पार कर जाती है। सन 1800 में इसको पहला मिलियन सिटी कहते हैं कि वो बना। 1850 में पेरिस भी एक मिलियन सिटी बन गया। 1860 में न्यूयॉर्क बन गया, न्यूयॉर्क की जनसंख्या 10 लाख को पार हो गई। और 2005 तक तो सन 2005 तक तो दुनिया में लगभग 438 ऐसे देश हैं, नगर हैं जो मिलियन सिटी का जिसको तगमा मिला, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या 438 ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख को पार कर गई, ठीक। तो ये जो है मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि कुल आपको 4-5 प्रकार के शहर को पता है, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो 5 प्रकार का आपको शहर मिलता है। एक छठा भी हो सकता है, जैसे मेगा सिटी भी हो सकती है। मेगा सिटी क्या होती है? मेगा सिटी वो होता है जहां शहर, नगर, उपनगर ये सारे इन क्षेत्रों के आसपास में मिलाकर आप दे तो 1 करोड़ की जनसंख्या हो जाती है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां की जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक हो तो उनको हम मेगा सिटी कहते हैं। आपको पता है दिल्ली भी इसके अंदर आती है। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ से लगभग 2.5 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। मेरे ख्याल से 2021 या 2022 में जो जनसंख्या होगी, गणना होगी, उसमें वो 2.5 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। भारत का मुंबई इसमें आता है, भारत का कोलकाता इसमें आता है। इसी प्रकार से कई सारी 27 देशों की लिस्ट दे रखी है, आपके पेज नंबर 100 पे आप देख सकते हैं उसे। और आपको अगर जानकारी होनी चाहिए बस इस बात की कि 1950 में न्यूयॉर्क जो है दुनिया का पहला ऐसा शहर बना जिसे मेगा सिटी कहा गया, क्योंकि 1950 में जो है उसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी, तो उसे मेगा सिटी कहा गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई सवाल हो तो। हमारी यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है अन्य चैप्टर्स को अपलोड करने का भी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।